हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों, आज है तारीख 10 जुलाई 2025 और दिन है गुरुवार। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी मई महीने की मैगजीन का इकोनॉमी का सेक्शन, जिसमें हमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके बारी बारी देखेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, जो कि है समृद्धि के अग्रदूत के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो क्या दिया गया है, हमारा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको क्या बताया गया है, समृद्धि का अग्रदूत। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि इसको समृद्धि का अग्रदूत क्यों कहा गया है, किसने कहा है। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र को समृद्धि का अग्रदूत कहा। ये टॉपिक सुर्खियों में क्यों रहा था, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया था। यह समिट किसके द्वारा आयोजित की गई थी, कौन सा मंत्रालय था जिसके द्वारा यह आयोजित की गई? ये था हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। इसके द्वारा इस समिट का आयोजन किया गया और जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया, यानी कि इसका उद्घाटन किया। और इस समिट में उन्होंने जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसको संवर्धी के अग्रदूत के रूप में अंकित किया। उन्होंने इस समिट में पूर्वोत्तर भारत की विकास क्षमता को उजागर किया और यहाँ पर नई योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क भी तैयार किया। साथ ही उन्होंने भारत की जो पूर्वोत्तर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके महत्व को बताया और यहाँ पर एक नीतिगत फ्रेमवर्क के रूप में ईस्ट विजन को प्रस्तुत किया। ईस्ट विजन क्या है, ईस्ट विजन का क्या अर्थ है, देखो आपको फुटप्रिंट में दिया गया होगा। ईस्ट विजन का क्या अर्थ है, ईस्ट से बनता है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये ईस्ट की फुल फॉर्म है और इसी नीतिगत फ्रेमवर्क को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के लिए इसको प्रस्तुत किया। साथ ही जो हमारे ईस्ट के जो 8 राज्य हैं, उन राज्यों को प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, अष्टलक्ष्मी, यानी कि देवी लक्ष्मी के 8 रूप में इनको कहा कि ये भाई जो हमारे 8 राज्य हैं ये देवी लक्ष्मी के 8 रूप हैं, यानी कि इनको अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी प्रधानमंत्री जी ने। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है ये बायो इकोनॉमी, बांस, चाय उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल, इको टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में फिलहाल उभर रहा है और यह इन क्षेत्रों में उभरता हुआ हब बन सकता है। तो ये बात प्रधानमंत्री जी ने की, इसलिए ये टॉपिक सुर्खियों में आया। एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं क्यों था। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इस समिट का जो आयोजन किस मंत्रालय के तहत किया गया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय था जिसके तहत इस समिट का आयोजन किया था। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री गए और उन्होंने जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसकी भौगोलिक स्थिति के महत्व के बारे में कुछ बताया और इस क्षेत्र के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क के रूप में ईस्ट विजन को पेश किया। यह विजन क्या करता है, पूर्वोत्तर भारत को आत्मनिर्भर बनाने, इसको प्रगतिशील बनाने और इसकी राष्ट्रीय विकास में सहभागी बनाने पर यह विजन केंद्रित है। तो ये सब बातें हमारे पीएम मोदी जी ने की। इसी के साथ हम देखेंगे कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में पूर्वोत्तर के कुछ जो फोकस क्षेत्र हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया था कि भाई जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें क्या विशेषताएं हैं जो कि हम उसे क्या बोल रहे हैं, समृद्धि के अग्रदूत के रूप में हम उसको पहचान रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है वस्त्र हथकरघा एवं हस्तशिल्प सेक्टर, हस्तशिल्प क्षेत्र। तो जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो हस्तशिल्प का एक मुख्य केंद्र है, जिसमें असम का जीआई टैग, जो असम का जो मूंगा रेशम है उसको जीआई टैग भी मिला है। नागालैंड में कुछ आदिवासी शॉल है, वो भी एक मुख्य बिंदु है, यानी कि यहाँ की विशेषता है, यहाँ पर जो पाया जाता है। त्रिपुरा के बांस से बनी शिल्पकारी भी इसमें शामिल हैं। तो ये कुछ हमारी विशेषताएं हैं वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प सेक्टर में। इसी के साथ पूरे देश के लगभग जो 53% जो करघे हैं और 50% से अधिक बुनकर हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं।
और यह क्षेत्र इसी के साथ पारंपरिक कपड़ा उद्योग की रीढ़ की हड्डी बन जाता है। जो हमारा पारंपरिक कपड़ा उद्योग है वो इस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसीलिए क्या बन जाता है, ये फोकस क्षेत्र बन जाता है। इसी दूसरा सेक्टर आता है वो है नवीकरणीय ऊर्जा। इस क्षेत्र में आप देखोगे कि जल संसाधन है वो बहुत ही संपन्न है। इस क्षेत्र में जो यह क्षेत्र है 60 गीगावाट से अधिक जल विद्युत दोहन क्षमता रखता है। इस क्षेत्र में 60 गीगावाट से अधिक हमारी जल विद्युत क्षमता है, जो भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का 40% है। जो राज्य इसमें योगदान देते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम जैसे कुछ राज्य हैं जो इसमें योगदान देते हैं। जैसा कि आपको पता है इस क्षेत्र में बहुत सी नदियां बहती हैं और नदियों की हेल्प से हम बिजली बनाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि भारत की जो कुल हाइड्रो पावर क्षमता है उसका 40% नॉर्थ ईस्ट में विद्यमान है। उसके अलावा अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो असम में जैसे 100 एकड़ का आईटी पार्क बन रहा है और त्रिपुरा में एसटीपीआई टेक्नोलॉजी सेंटर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र को स्पेशल यानी कि विशेष बनाते हैं, और जिससे हम कह सकते हैं यह क्षेत्र संवर्धी के अग्रदूत के रूप में विकसित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, हालांकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं था, लेकिन फिलहाल कई नई राष्ट्रीय राजमार्ग और कई कई नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करवाया जा रहा है, जैसे डोला सदिया और बोगी पुल जैसे पुलों का निर्माण, जो कि असम और अरुणाचल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सिंपल बात है कि पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं था, लेकिन फिलहाल हम 2025 में 24-25 में हमें इस पर विकसित करने पर जोर दिया है हमने इस पर। साथ ही 17 हवाई अड्डों का निर्माण कर दिया गया है, जिससे एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। असम में स्थित जो जोगी गोपा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल को चालू कर दिया गया है, जिससे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहले हम इतने विकसित नहीं थे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन हम फिलहाल विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद सेम है पर्यटन के सेक्टर में। यहाँ पर दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं, जो कि है काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और मानस दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। 30 से ज्यादा यहाँ पर ये जो जनजातीय अभ्यारण्य है यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट का विविध भूदृश्य है, बड़ी बड़ी घाटियां, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, और सिक्किम और मेघालय का जो पर्यटन क्षेत्र है वो भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो उच्च साक्षरता दर इन राज्यों में पाया जाता है, जैसे मिजोरम में 91.3%, त्रिपुरा में 87%, जो कि एवरेज लिटरेसी रेट से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जो हमारा एवरेज लिटरेसी रेट है वो कितना है, लगभग 80.99% है। और आप देखोगे कि मिजोरम का लिटरेसी रेट है वो है 91.3, जो कि एवरेज से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रगति कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो 40% आबादी है वो 25 वर्ष से कम आयु की, यानी कि इस आबादी में नवाचार और स्किल ग्रहण करने की क्षमता कहीं ना कहीं अधिक है, जिससे कि जनसंख्या के आधार भी यह आबादी प्रदान करती है हमें। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे औषधीय पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में काम आते हैं, जिससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ से बनाई जाती हैं। गुवाहाटी, इम्फाल और आइजोल जैसे कुछ शहरी केंद्रों में पीपीपी मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निजी अस्पतालों और जो लैब्स हैं हमारे डायग्नोस्टिक्स लैब्स हैं उन पर फोकस और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं यहाँ पर विकसित की जाएंगी। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जलवायु और जमीन है वो बहुत अनुकूल है। यहाँ पर जैविक खेती के अच्छे अवसर भी हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका हमारा निभा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये समृद्धि का अग्रदूत के रूप में इसको बोला जा सकता है। खेल के क्षेत्र में बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर आए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये आपको पढ़ लेना कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ न आए। तो ये प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर गए थे नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट को समृद्धि का अग्रदूत के रूप में बताया।
अब हमने ये तो बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट विकास का अग्रदूत है। विकास का अग्रदूत बनने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमताएं क्या क्या हैं, यहाँ पर कुछ विशेष होगा, इसलिए हमने बोला है कि यह क्षेत्र विकास का अग्रदूत बनने में सक्षम है। तो सबसे पहले अगर हम भू रणनीतिक स्थिति देखें तो जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वो भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के रूप में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यानी कि यहाँ से जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि दूसरे देशों से लगती है। साथ ही यह क्षेत्र एक्ट ईस्ट नीति के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका यह क्षेत्र बिंदु है। इस नीति का उद्देश्य क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ हम व्यापार कर सकें, उसके साथ राजनीतिक सहयोग विकसित कर सकें और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी हमें बढ़ावा दे सके। इस वजह से यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, व्यवहार और जो रणनीतिक निवेश है उसको बढ़ावा मिलता है। ऊर्जा संसाधनों की यहाँ बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ प्राकृतिक संसाधन है जो यहाँ पर भरमार हैं, जैसे कोयला, यूरेनियम, तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन। साथ ही यहाँ इस क्षेत्र की विविध सांस्कृतिक विरासत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो विरासत है वो बहुत ही अलग है। यानी कि बहुत सारे जो जनजातीय समुदाय हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, सैकड़ों जनजातियां और भाषाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी खास परंपरा और कला के लिए जानी जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आकर्षण का केंद्र भी है, यानी कि इनको देखने के लिए यहाँ पर पर्यटन विकसित हो सकता है। जैसे नागालैंड के कुछ जनजातीय त्योहार हैं वो सांस्कृतिक विविधता के रूप में यहाँ पर भूमिका निभाते हैं, जैसे असम की बिहू संस्कृति हो गया, मिजोरम की पारंपरिक नृत्य और संगीत हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर संस्कृति में विविधता है, बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारी यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं। इन जनजातियों की अपनी कुछ खास परंपराएं हैं, कुछ खास कलाएं हैं, कुछ खास त्योहार हैं इनके। तो इन सभी त्योहारों को देखने के लिए पर्यटन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आते हैं, जो कि एक प्राकृतिक आकर्षण का केंद्र यह क्षेत्र बन जाता है इन सभी की वजह से। फिर अगला है कम लागत वाला विनिर्माण। अब आप देखोगे कि यहाँ की जो श्रम लागत है, जो लेबर कॉस्ट है, वो जो भारत के अन्य हिस्से हैं उनकी तुलना में यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से यहाँ पर जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं और उत्पादन इकाइयाँ अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो इन सभी को स्थापित करने में यहाँ पर कम खर्च आएगा। अगर सरकार सही दिशा में यहाँ पर निवेश करे तो यह क्षेत्र पहले जो इसकी विशेषता जैसे हथकरघा, वस्त्र और बांस उत्पादन जैसे सेक्टर में यह मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। फिर अगला है भारत का ग्रीन हब। ग्रीन हब क्यों है भाई, यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल हैं, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, बहुत सारी विविधता है। तो यह क्षेत्र इन सब चीज़ों से भरपूर है। तो इससे क्या होगा, इस क्षेत्र को देखने के लिए यह इको टूरिज्म के रूप में विकसित हो सकता है। कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर अच्छे से लगाए जा सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक चाय हो गई, इसको उत्पादन करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो पारिस्थितिकी है वो ऐसी है कि भाई जैविक खेती और पर्यावरण अनुकूल विकास को यह बढ़ावा दे सकती है। यानी कि यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग अच्छी तरह से लगाए जा सकते हैं। तो ये हमारी कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमताएं थी, यानी जो आपको समझ आई होंगी। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहली है भू रणनीतिक विशेषताएं, यानी कि इस क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और एक्ट ईस्ट नीति के रूप में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि अलग जो डिफरेंट जो हमारे देश हैं उनके साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत क्षमता, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की क्या है, मात्रा भरपूर है। यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। विविध सांस्कृतिक विरासत है यहाँ पर, अलग अलग जनजाति हैं, अलग अलग उनकी कलाएं हैं, अलग अलग त्योहार, संस्कृति, इसको देखने के लिए यह पर्यटन के रूप में जो भारत के अन्य भाग उनको आकर्षित करता है। लेबर कॉस्ट कम है, इसके लिए लेबर कॉस्ट कम है तो इसके कारण यहाँ पर अगर हम फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो वो अच्छी चलेगी और स्थापित करने में भी कम कॉस्ट आएगी, कम खर्च आएगा। साथ ही घने जंगल, घने वन और जो पेड़ पौधे और जो जैव विविधता है उससे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। और जो कृषि है वो जैविक कृषि यहाँ पर
हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं। भाई आपको पता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना। देखो आपको पता है जो हमारा जो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर क्षेत्र से कौन जोड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये बहुत ही एक नैरो सा रास्ता है, संकीर्ण सा रास्ता है। तो हम कह सकते हैं कि संपर्क के लिए यह एकमात्र रास्ता है पूर्वोत्तर भारत का। अगर हम शेष भारत के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं तो सिर्फ यही एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चैतन्य कॉरिडोर भी बोलते हैं। यह कॉरिडोर केवल कितना लंबा है, 22 किलोमीटर लंबा है। तो ये एक चुनौती है हमारे लिए। चुनौती क्यों है भाई, क्या समस्या हो सकती है भाई, मान लो अगर यह इलाका अगर कभी अवरुद्ध हो गया ना, तो जो हमारा भारत है उसका पूर्वोत्तर भारत से कहीं ना कहीं लिंक है वो टूट जाएगा। माल और लोगों की जो आवाजाही है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, यानी कि उसमें देरी हो सकती है या लागत बढ़ सकती है। व्यापार संबंधी जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या आपातकालीन मदद पहुंचाने में भी यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। दूसरा पॉइंट है विद्रोही समूह और सशस्त्र संघर्ष। भैया आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में ना जो कई कुछ जनजातियां हैं या कुछ स्थानीय समूह हैं जो स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी की मांग करते रहते हैं। ऑटोनॉमी की मांग के चलते ही यहाँ पर विद्रोह करते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं। तो कई बार वे सोचते हैं कि भाई हमारे अधिकारों की अनदेखी हो रही है, तो वो अधिकारों की मांग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हिंसा का सहारा ले लेते हैं। इससे क्या दिक्कत होती है, जो स्थानीय लोग हैं उनमें डर और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो जाता है। विकास जो कार्य है उनमें रुकावट आ जाती है और जो बाहरी जो निवेशक निवेश करने की सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं निवेश करने से यहाँ पर डरने लग जाते हैं। जैसे मणिपुर में कुकी मैतेई संघर्ष चल रहा है और जो नागालैंड में इसाक मुइवा ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, ये भी कुछ विद्रोही समूह है जो शस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। फिर है नार्को आतंकवाद। नार्को आतंकवाद क्या होता है भाई, ड्रग्स के व्यापार से जुड़ा आतंकवाद होता है, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल से भारत में ड्रग्स की तस्करी के रूप में देखते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल है हमारे, गोल्डन ट्रायंगल में देखो कहाँ पर गया, गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जो देश हैं वहाँ ये गोल्डन ट्रायंगल में शामिल हैं। इसके जरिए भारत में ड्रग्स का व्यापार होता है। कैसे होता है, जो राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ पर ज़्यादा निगरानी भी नहीं है, बाढ़ भी नहीं है, तो इन सब का सहारा लेकर जो ये करते हैं ड्रग्स का जो व्यापार है वहाँ पर चालू रहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है। जो तस्कर हैं इन रास्तों से जो हीरोइन है, हेरोइन ड्रग्स है और सिंथेटिक ड्रग्स है, इनका क्या करते हैं, तस्करी कर देते हैं। जिससे भारत में क्या असर पड़ता है इसका, युवा जो वहाँ के युवा है उनमें नशाखोरी की आदत बढ़ती है, पैसे की ताकत से उग्रवादी समूह मजबूत हो जाते हैं और अपराध और असुरक्षा का माहौल भी कहीं ना कहीं बन जाता है। फिर है मानवाधिकार हनन। भाई वहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ज़्यादातर टाइम अफस्पा कानून है वहाँ पर लगा रहता है। अफस्पा क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इस कानून के जरिए जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनको विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, जो कि बिना गारंटी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को गोली चला सकते हैं। नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में यह कानून आप देखोगे भाई कई सालों से लागू, लगभग 10 साल हो गए हैं तब से यह कानून लागू है। अगर आप ऐसा कानून यहाँ पर लगाए रखते हो तो इसका परिणाम क्या होगा, लोगों में जो एक भावना जग जाएगी कि भाई हम तो अलग हैं, अलगाववादी भावना लोगों में कहीं ना कहीं विकसित हो जाएगी। और जो सुरक्षा बल और जो नागरिक हमारे उनके बीच अविश्वास भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि जो हमारे नागालैंड और मणिपुर में लंबे समय तक स्पा कानून लगे होने के कारण अलगाववादी भावनाओं का विकास वहाँ पर हो रहा है, यानी कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं और नागरिक हैं उनके बीच अविश्वास बढ़ रहा है और लोगों में अलगाववादी भावना पैदा हो रही है। इसके बाद है प्राकृतिक आपदाओं का खतरा। पूर्वोत्तर भारत में आप देखोगे भाई बहुत सारी आपदाएं आती रहते हैं, जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना इस क्षेत्र को करना पड़ता है। हर साल आप देखोगे ब्रह्मपुत्र में जो बाढ़ आती है उससे असम में लाखों लोग हैं उनको विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित होते हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इतनी आपदाएं क्यों आती है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो भारी वर्षा है या कि मिट्टी अस्थिर है और ज़्यादातर यहाँ पर
पर्वतीय इलाका है। तो ये कुछ पूर्वोत्तर भारत की चुनौतियां थी जिसके बारे में हमने एक एक करके चर्चा की। तो आप कह सकते हो कि पूर्वोत्तर भारत में जो संभावनाएं तो अपार है, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं। अगर आपको यहाँ पर इन समस्याओं का समाधान करना है तो आपको संतुलित और सतत सतत विकास है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। चुनौतियों से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हो ये आपको बताना है। क्या कर सकते हो आप, एक बार मैगजीन में देखो तो आप कह सकते हो कि भाई सड़कें बनवा सकते हैं हम, रेलवे का निर्माण कर सकते हैं ताकि यहाँ पर बेहतर संपर्क हो जाए। शांति स्थापित करने के लिए हम कुछ समझौते कर सकते हैं, लोगों से संवाद कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जो अपसपा जैसे कानून है वो यहाँ पर लागू न रहें। तस्करी जो हो रही है उसको कम करने के लिए हम सीमा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। और जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आ रही हैं उनके लिए लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। भाई लोगों को कह सकते हैं कि आप तैयार रहो। हालांकि हम इनको रोक तो नहीं सकते क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो हम लोगों को ये कह सकते हैं कि भाई आप तैयार रहो, तैयार कर सकते हैं लोगों को। तो यही आगे की राह है। सबसे पहला क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्गों का विकास करना। आप अभी देखोगे कि हमारे पास जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो एकमात्र रास्ता है पूर्वोत्तर क्षेत्र से कनेक्शन बनाने के लिए, जो हमारा भारत की मुख्य भूमि है उससे कनेक्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अलग अलग रास्ते हैं उनका विकास करना चाहिए। जैसे कि एक हिली महेंद्रगढ़ ट्रांजिशनल कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर क्या है, जो पश्चिम बंगाल में हिली क्षेत्र है उसको मेघालय के महेंद्रगंज से जोड़ता है बांग्लादेश से होते हुए। यानी कि यह एक जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके लिए उस मार्ग के लिए एक विकल्प है ये। ठीक है, यानी कि पहले जो हमारे पास एक रास्ता था उसकी जगह हम दूसरा रास्ता भी बना रहे हैं ताकि उस रास्ते पर निर्भरता कम हो सके और एक वैकल्पिक रास्ता भी मिल सके। फिर है विद्रोही गतिविधियों को कम करना। आपने देखा होगा कि वहाँ पर उग्रवाद जैसी स्थिति है, उग्रवाद जैसी जो संभावना है वहाँ पर बनी रहती है, लोगों में हिंसा का माहौल रहता है क्योंकि वहाँ पर उग्रवादी गतिविधियाँ चलती रहती हैं जिनसे शांति और विकास बाधित होता है। तो समाधान के रूप में हमें क्या करना चाहिए, त्रिपुरा का जो मॉडल है वो बहुत सफल रहा है। देखो त्रिपुरा के मॉडल के बारे में बताया गया है कि पुनर्वास प्रयासों और स्थानीय शासन तंत्र को मजबूत करके त्रिपुरा ने शांति स्थापित की है। तो नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्य हैं उनके लिए भी यह मॉडल एक जो क्या है रोल मॉडल बन सकता है कि भाई आप भी इस मॉडल को अपनाओ। पुनर्वास जो कार्यक्रम है और जो हमारा स्थानीय शासन है उसको मजबूत करो ताकि यहाँ पर शांति लाई जा सके। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फिर इसके अलावा है अवैध प्रवासियों से निपटना और सीमा सुरक्षा बढ़ाना। आप देखोगे कि इस जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जो अवैध प्रवासी हैं उनका यहाँ पर आवागमन कहीं ना कहीं होता ही रहता है। पूर्वोत्तर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो काफ़ी खुली हैं जिसके कारण ये अवैध प्रवासी यहाँ पर आते हैं। और इसके साथ प्रवासियों के साथ प्रवासी तो आते ही हैं, प्रवासियों के साथ साथ क्या आता है, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी भी यहाँ पर होती है। समाधान क्या है, हमारी जो सीमा है उसको हम आधुनिक तकनीकों से उसकी निगरानी कर सकते हैं, जैसे ड्रोन हो गया, सीसीटीवी कैमरे हो गए, इंफ्रारेड सेंसर हो गया, नाइट विजन डिवाइसेस को हम वहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि हमारी सीमा की निगरानी की जा सकेगी। इसके अलावा क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के साथ एकीकृत करना। भाई जो भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोग अक्सर क्या सोचते हैं, नस्लीय भेदभाव और मतलब जो भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, यानी कि जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो अक्सर क्या है, मान लो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, जो भारत की मुख्य भूमि है वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक तो नस्लीय भेदभाव, क्योंकि वहाँ के लोग आप देखोगे कि थोड़े चाइनीज से रहते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे मुख्य भूमि की साइड आते हैं तो उनको नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है और कुछ कहीं ना कहीं लोग हिंसा का शिकार भी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा शेष भारत है उसके साथ है पूर्वोत्तर भारत को एकीकृत करना है। एकीकृत किस प्रकार किया जा सकता है, इनको कानूनी सुरक्षा देकर शिक्षा और जागरूकता अभियान हम चला सकते हैं मीडिया के थ्रू, और सकारात्मक जो विचार है हम फैला सकते हैं ताकि इनको भेदभाव और नरजातीय हमलों का सामना न करना पड़े। तो ये कुछ समाधान थे जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं, ये भी आपको देख लेनी है।
जो भारतीय स्तर पर भी शुरू की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू की गई है। भारतीय स्तर पर जो सबसे पहली पहल शुरू की गई है वो है पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना। यह योजना क्यों शुरू की गई थी? ताकि पूर्वोत्तर जो हमारा क्षेत्र है उसमें मूलभूत सुविधाएं दी जा सके, जैसे जलापूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं विकसित की जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इन सुविधाओं के माध्यम से जो हमारा विकास है वो हर गांव तक पहुंचे, यानी कि गांव गांव तक विकास हमें पहुंचा सके। उसके अलावा क्या आती है? प्रधानमंत्री विकास पहल हमने शुरू की थी, जिसका उद्देश्य है तेज और समग्र विकास करना, जो कि राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास जो परियोजनाएं उनको लागू करना, और यहाँ पर इन क्षेत्रों का समग्र विकास यानी कि विकास है वो तेज गति से करना। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए फंडिंग भी दी ताकि राज्य तेजी से आगे बढ़ सके। इसके अलावा हमने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट शुरू किया था फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसका क्या मकसद था? कि जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको ऑर्गेनिक खेती का हब हम बना सके। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने और संपूर्ण वैल्यू चेन के विकास का समर्थन करने के लिए ऑर्गेनिक उत्पादन का विकास करना था। इसका लक्ष्य देखो, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। इस मिशन का क्या उद्देश्य था कि जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको हम ऑर्गेनिक खेती का हब बना सकें। यह योजना कैसे काम करती है? किसानों को हमने एक प्रमाणन दिया था, उन्हें बाजार से जोड़ने की कोशिश की थी। कृषि की जो पूरी वैल्यू चेन यानी कि खेती से लेकर बाजार तक उसको हमने मजबूत किया था। इससे क्या हुआ? जो छोटे किसान हैं उनको अच्छा दाम मिल गया और उनके जो उत्पाद थे वो भी उपभोक्ताओं तक अच्छे तरीके से यानी कि स्वस्थ रूप में पहुंच सके। इसके अलावा हमने कुछ शांति और सुरक्षा संबंधी पहले शुरू की हैं, जो कि हैं जैसे कि आदिवासी असम शांति संधि 2022 में हमने की थी, ULFA शांति संधि 2023 की। ये कुछ पहले हैं जो हमने यहाँ पर है शांति और सुरक्षा बनाने के लिए स्टार्ट की थी। इन सभी समझौतों का देखो मकसद क्या था? जो उग्रवादी हैं उनको मुख्य धारा में लाना, उन जो लोग हैं आपसे जो विस्थापित हो रहे हैं उनको पुनर्वास देना और समाज में शांति स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने कुछ पहले शुरू की थी, जो कि क्या है? सबसे पहली जो है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं। इनका उद्देश्य क्या था? जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसको अन्य देशों और राज्यों से जोड़ना था। जैसे पहला हमने स्टार्ट किया था कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि भारत से म्यांमार के रास्ते समुद्री और सड़क मार्गों से संपर्क बनाता था। फिर दूसरा एक और था, हमने इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, जो 3 देशों को जोड़ने वाला हाईवे था, जो व्यापार और यात्रा को आसान बनाएगा। मेकांग गंगा सहयोग, जो कि सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म था। फिर एक्ट ईस्ट फोरम ने शुरुआत की थी 2017 में, और जो ये एक्ट ईस्ट फोरम स्टार्ट की गई थी भारत और जापान द्वारा स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो पूर्वोत्तर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क क्षमता है उसको बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के भीतर इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए जोड़ने वाली कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना भाई, ताकि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क को बढ़ा सके। फिर उसी के साथ दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहले हमने शुरू की थी, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और मालदीव और श्रीलंका जैसे कुछ देश शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? परियोजना यानी कि जो ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, व्यापार और IT सेक्टर हैं इन सभी को यहाँ पर बढ़ावा देना था। तो ये आपका पहला टॉपिक था, आसान था, सिंपल बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गए थे। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट थी वो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर गए, उन्होंने हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र को समृद्धि के अग्रदूत के रूप में बोला, यहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक स्थिति है उसके महत्व को बताया और इसके लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क ईस्ट शुरू किया। साथ ही उन्होंने हमारे जो 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के उनको अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी, और जो यहाँ के क्षेत्र हैं बायो इकोनॉमी, बांस उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल, इको टूरिज्म, इन सभी को उभरता हुआ अब के रूप में बताया नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की फिर हमने कुछ विशेषताएं देखी, विशेषताओं के बाद कुछ इसकी क्षमता देखी, जो इसकी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। फिर कुछ चुनौतियों को हमने देखा और कुछ हमने सुझाव भी दिए। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। माइक अच्छी तरह से चल रहा है।
क्लास भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो रही है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपने एक सुझाव देना है मेरे को कि जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ, एक तो मैं सेक्शन वाइज ला रहा हूँ एक एक वीडियो करके, क्या ये सही है, या हम वीडियोस को ऐसे लाएं कि भाई एक वीडियो ला दी जाए जो कि 8-9 घंटे की हो और उसी को आप देखें, यानी कि पूरे महीने की एक वीडियो लाएं या हर सेक्शन की अलग अलग वीडियो लाएं। तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में पक्का बताना है। आप कोई फीडबैक नहीं दे रहे हो, हालांकि देखो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, 400 से 500 व्यूज़ आ रहे हैं पहली स्टार्टअप में ही, क्योंकि मैंने पहली बार ये चैनल स्टार्ट किया था एज ए बिगिनर। अच्छे व्यूज़ हैं 400 से 500, धीरे धीरे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे जो साथ के स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ने भी शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फीडबैक देना मस्ट है, ठीक है। फीडबैक आपको देते रहना, जिससे मेरे को भी पता चल सके कि भाई क्या चेंज करने की ज़रूरत है वीडियो में। तो यही बात आपको बतानी है कि भाई एक वीडियो लाएं अगले मंथ के लिए 8-9 घंटे की, या अलग अलग सेक्शन वाइज वीडियो लाएं, ठीक है। हालांकि जो एक वीडियो आएगी वो तो जाएगी काफ़ी लंबी, क्योंकि एक टॉपिक पर हमें 2 से लेकर 3 घंटे लग रहे हैं। तो आई थिंक हमारे 8-9 टॉपिक हो जाते हैं, तो लगभग 10-12 घंटे की वो वीडियो हो जाएगी। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देना, ताकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ सके, अच्छे व्यूज़ भी मिल सकें और आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। और जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आपके लिए एक गिफ्ट भी है। गिफ्ट क्या है, जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, जो हमारी पीटी टेस्ट सीरीज है 2026 की, प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है 2026 का हमारा प्रीलिम्स होगा, उसकी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी इस चैनल पर शुरू कर दी जाएगी जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपको इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, ताकि हम आगे का काम भी कर सके, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि है हमारा संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को हमने कुछ संशोधन किए हैं इसमें। तो इसके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है। देखो, सुर्खी में ये न्यूज़ क्यों रही थी, क्योंकि जो हमारा एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, उसने पीएलएफएस में कुछ संशोधन किए थे। तो इसी के चलते ये जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, यह सुर्खियों में रहा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो होता क्या है, क्या आंकड़े यह प्रस्तुत करता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ द्वारा। मंत्रालय कौन सा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 2017 में इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये पीएलएफएस का परिचय है। पीएलएफएस किसके बारे में आंकड़े प्रस्तुत करता है, देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के बारे में यह आंकड़े प्रस्तुत करता है। आपकी मैगजीन में दिया भी गया था कि पीएलएफएस किसके बारे में आंकड़े प्रस्तुत करता है। एक मिनट को मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है, दिख नहीं रहा, आई थिंक कहाँ पर दिया गया है ये। कोई नहीं, अगर आपको नहीं भी दिया गया है तो आपको क्या याद रखना है, पीएलएफएस क्या करता है, यह देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को जानने के लिए किया जाने वाला एक सर्वे है। देखो नाम में ये क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो सर्वे क्या है, यह सर्वे देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। यानी कि देश में अगर हम रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को जानना चाहते हैं तो किसके द्वारा जानेंगे, हमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा। साफ सिंपल बात है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यह देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को जानने के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख सर्वे है। यह कुछ डाटा पब्लिश करता है जिसके द्वारा हम जो देश की जो रोजगार की स्थिति है और जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके बारे में हमें पता लगा सकते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा था, क्योंकि इसमें कुछ जो डाटा हम पब्लिश करते हैं, किस किस समय पर हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जो जिस व्यवस्था के साथ हम प्रस्तुत करते हैं उस व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया था, यानी कि संशोधन किया था। इसी के चलते यह पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे चर्चा में रहा।
पीरियोडिक लेबर फोर्स में कुछ शब्दावली आती हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली है श्रम बल भागीदारी दर, यानी कि देखो शब्दावलियाँ क्या हैं। जब हम इस सर्वे को कंडक्ट करते हैं तो इसमें हम कुछ डाटा एकत्रित करते हैं, और उस डाटा में क्या क्या एकत्रित किया जाता है। सबसे पहले है श्रम बल भागीदारी दर, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? ये होता है जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें श्रम बल का प्रतिशत, कुल आबादी की तुलना में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत, यानी कि जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें श्रम बल का प्रतिशत कितना है, ये हम किसमें देखते हैं? श्रम बल भागीदारी दर में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। उसके बाद आता है वर्कर जनसंख्या अनुपात, यानी कि वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। ये क्या होता है? कुल आबादी में जो हमारे रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं उनका प्रतिशत क्या कहलाता है? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। और बेरोजगारी दर क्या होता है? जो हमारे श्रम बल है उसमें शामिल जो व्यक्ति हैं उनमें से अगर हम बेरोजगार व्यक्ति का प्रतिशत देखें तो वो क्या होता है? बेरोजगारी दर। तो तीन चीजें हैं, श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल भागीदारी दर, वर्कर जनसंख्या अनुपात यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या क्या है श्रम बल भागीदारी दर क्या है? कुल आबादी की तुलना में श्रम बल, कुल आबादी की तुलना में श्रम बल। श्रम बल मतलब है जो हमारे नियोजित यानी कि जो एम्प्लॉयड हैं। देखो श्रम बल क्या होता है? श्रम बल की अगर मैं बात करूं तो श्रम बल में हमारा क्या क्या आता है? जो लोग हमारे कार्यरत हैं यानी कि जो लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं, प्लस जो लोग काम करने के इच्छुक तो हैं लेकिन उन्हें काम अभी मिला नहीं है, यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, कार्यरत क्या हो गए? जो हमारे एम्प्लॉयड है यानी कि रोजगार में है। श्रम बल में क्या क्या दो चीजें आती हैं, एक तो जो लोग कार्यरत हैं और दूसरा जो लोग इच्छुक हैं, यानी कि जो लोग रोजगार में हैं और जो लोग काम करने के इच्छुक तो हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रम बल। जो हमारे कुल आबादी में जो श्रम बल है उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रम बल भागीदारी दर, यानी कि जो कुल आबादी में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, तो श्रम बल ये पूरा हो गया। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? जो हमारे श्रम बल में जो रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और जो बेरोजगारी जो हमारे बेरोजगार हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड रेट, यानी कि बेरोजगारी दर। श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत जो होता है उसी को हम बेरोजगारी दर बोलते हैं। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में भी ये सभी चीजें पता लगाई जाती हैं। ठीक है, किस मेथड के जरिए पता लगाई जाती हैं? जो पहला मेथड है वो है एक्टिविटी स्टेटस, और दूसरा मेथड है जो यूजुअल स्टेटस। एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है? किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति को उसको निर्धारित करने में निर्धारित संदर्भ अवधि के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। देखो एक बार आपको समझ नहीं आएगा, पहले यूजुअल स्टेटस देख लेते हैं। यूजुअल स्टेटस क्या होता है? जब आप सर्वे करने जाते हो तो उसमें देखते हो कि 365 दिनों में आपकी रोजगार की स्थिति क्या रही थी, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूजुअल स्टेटस। जो सर्वे करने आता है वो देखेगा कि भाई 365, आपसे पूछेगा कि पिछले 365 दिनों में सर्वे की तिथि से पहले जो पिछले आपके 365 दिन गए हैं उसमें आपकी रोजगार की स्थिति क्या रही है। अगर आप अधिकांश समय रोजगार में रहे हैं तो वो आपको क्या मान लेगा? रोजगार। और अगर आप अधिकांश समय रोजगार में नहीं रहे तो आपको बेरोजगार मान लिया जाएगा। 365 का हाफ क्या होता है? 183 लगभग कह लेते हैं। अगर आप 183 दिन से अधिक रोजगार प्राप्त थे, रोजगार में थे, तो आपको क्या मान लिया जाएगा? रोजगार। अगर आपको रोजगार नहीं मिला था, 183 दिन से कम रोजगार मिला आपको, तो आपको अनएम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। तो ये इसी को हम बोलते हैं यूजुअल स्टेटस। इसके अलावा एक मेथड होता है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी कि करंट वीकली स्टेटस। इसमें क्या देखते हैं? सर्वेक्षण की तिथि से, अगर आप सर्वेक्षण की तिथि के पहले के 7 दिनों, यानी कि जब आप सर्वे कर रहे हैं, आपके पास सर्वे करने वाला कोई आ रहा है तो आपसे पूछेगा कि आज से 7 दिन पहले आपकी क्या गतिविधि थी,
कि भाई जिस दिन सर्वे हो रहा है उससे 7 दिन पहले आपके रोजगार की स्थिति क्या थी। अगर पिछले एक सप्ताह में आप किसी भी एक भी दिन आपने अगर एक भी घंटे काम किया है तो आपको रोजगार में मान लिया जाएगा, अन्यथा आप रोजगार में नहीं हो, यानी कि अन्यथा आप बेरोजगार हो। तो CWS क्या हो गया, सर्वे के 7 दिन पहले अगर आप एक भी दिन रोजगार में थे तो आपको क्या मान लिया जाएगा, एम्प्लॉयड। अगर आप रोजगार में नहीं थे तो आपको अनएम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। ठीक है। फिर अगला है करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस। ये क्या है, सर्वे की तिथि से यदि किसी दिन व्यक्ति ने कम से कम 1 घंटा भी काम किया है तो उसको आप क्या मान लोगे, एम्प्लॉयड मान लोगे। और अगर नहीं किया तो आप उसको क्या मान लोगे, अनएम्प्लॉयड मान लोगे। सिंपल सी बात है, इसमें यही होता है। ठीक है। तो इसी के आधार पर आप सर्वेक्षण करते हो। इस सर्वेक्षण करने जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है उसको कौन सी एजेंसी करवाती है, NSO करवाती है, मंत्रालय ये होता है सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। 2017 में इसको शुरू किया गया था सर्वे को। उद्देश्य क्या होता है इसकी, उद्देश्य क्या होता है, रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का पता लगाता है। कौन से क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। ये अपनी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। एक तो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए केवल 3 महीने के लघु समय अंतराल पर बेरोजगारी और रोजगार से जुड़े जो अनुमान है वो यह प्रस्तुत करता है। देखो इसका क्या मतलब है, जो ये जो PLFS है ये क्या करता है, शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के अंतराल पर क्या करता है, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करता है। केवल शहरी क्षेत्रों के लिए कितने महीने में, 3 महीने में। किसके आंकड़े, रोजगार और बेरोजगारी के। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, दोनों के लिए क्या करता है, एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें यूजुअल स्टेटस के आधार पर, देखो यूजुअल स्टेटस दिया था ना ये यहाँ पर, 365 दिनों में आपका रोजगार की क्या स्थिति रही, ये यूजुअल स्टेटस होता है। तो 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ये। एक तो 3 महीने में जो कि होती है शहरी क्षेत्रों के लिए, और जो 3 महीने में शहरी क्षेत्रों की रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति बताता है। दूसरी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है वार्षिक, यानी कि एनुअली, यानी कि एक साल में एक बार प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आंकड़े रहते हैं, किसके, रोजगारी और बेरोजगारी के। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि इन क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति क्या है और बेरोजगारी की स्थिति भी क्या है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा गले में दिक्कत है, अगर समझ नहीं आ रहा तो 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे, ये टॉपिक कवर करेंगे, 2 ही टॉपिक और वीडियो फिर कल बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाने से आपको भी समझ नहीं आएगा। दोबारा बता देता हूँ मैं क्या क्या है, अगर टॉपिक से डिस्कनेक्ट हो गए हो तो। देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, यह सर्वे भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति जानने के लिए कराई जाती है। और इसमें कुछ आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कुछ मेथड्स का यूज करके, जैसे श्रम भागीदारी दर, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बाकी ये सभी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं किस मेथड की हेल्प से, एक्टिविटी स्टेटस, यूजुअल स्टेटस की हेल्प से, CWS यानी कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति है मेथड है इसके हेल्प से, और वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति के भी मेथड है, इसके हेल्प से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं इनमें हमने कुछ संशोधन किया है, व्यवस्था में कुछ संशोधन किया है, जिसके चलते यह टॉपिक चर्चा में रहा। जो ये सर्वे किया जाता है इसका उद्देश्य क्या रहता है, उद्देश्य मैंने बता ही दिया, रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पता लगाना। यह 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करता था पहले। एक तो 3 महीने के अंतराल पर, यानी कि 3 महीने में एक बार एक रिपोर्ट आती थी जो शहरी क्षेत्रों के बारे में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करती थी, और एक आती थी वार्षिक रूप से जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए जो बेरोजगारी और रोजगार के आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक हमने फिलहाल तक पढ़ा है, अब आगे पढ़ेंगे। तो अब कुछ बदलाव कर दिए PLFS में, कुछ बदलाव कर दिए हमने। बदलाव क्या क्या किए हैं, एक मिनट रुको। हाँ, PLFS में हमने कुछ बदलाव कर दिए। सबसे पहला बदलाव क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का मासिक अनुमान। यानी कि पहले PLFS जो था
वो मैंने बताया था कि एक तो 3 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करता था, जो कि केवल किसके लिए होती थी, शहरी क्षेत्र के लिए। एक करता था वार्षिक रूप से, जो दोनों क्षेत्र के लिए होती है, शहर और ग्रामीण है। लेकिन अब इसमें संशोधन क्या कर दिया, अब ये क्या कह रहा है कि हम मासिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, यानी कि हर महीने रिपोर्ट आएगी हमारी किस बारे में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्थिति के बारे में। जो हर महीने का जो आंकड़े होंगे रोजगार और बेरोजगारी के, वो यह प्रस्तुत करेगा। तो पहला बदलाव क्या किया गया है, जो पहले 3 महीने में और 1 साल में रिपोर्ट आती थी, वो अब हर महीने आएगी। ठीक है, 3 महीने में शहरी क्षेत्र के बारे में आती थी और 1 साल में दोनों क्षेत्र के लिए आती है, शहर और गांव दोनों के लिए। अब बदलाव करके क्या कर दिया, हर महीने आएगी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। ठीक है, और ये पहले जो रिपोर्ट है वो आ भी चुकी है पीएलएफएस के बारे में। फिर जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति मेथड था, पहले जो आंकड़े हैं वो केवल शहरी क्षेत्र के लिए उपलब्ध होते थे। अब संशोधन करके हमने क्या कर दिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए भी आंकड़े प्रस्तुत हम कर रहे हैं। यानी कि जो पहले हम 3 महीने के लिए जो रिपोर्ट आती थी उसमें केवल शहरी क्षेत्र के आंकड़े रहते थे, अब जो 3 महीने में रिपोर्ट आएगी वो ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े भी आएंगे। यानी कि जो हम पहले केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित थे, अब उसका ग्रामीण क्षेत्र तक भी विस्तार कर दिया है। देखो इसमें दिया भी गया है, पहले पीएलएफएस केवल शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक प्रदान करता था, अब यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3 महीने के अंतराल पर भी आंकड़े प्रस्तुत करेगा। दो बदलाव आपको समझ आ गए। देखो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दो रिपोर्ट आती थी इसकी, ये दी गई पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट। पहली शहरी क्षेत्र के लिए आती थी 3 महीनों के अंतराल पर, दूसरी आती थी 1 साल में एक बार शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए। ठीक है, अब बदलाव क्या कर दिए, अब क्या कर रहा है पीएलएफएस, एक तो हर महीने रिपोर्ट ला रहा है दोनों क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। और जो 3 महीने में रिपोर्ट आ रही थी वो पहले शहरी के लिए आती थी, अब दोनों के लिए आएगी, शहर और गांव दोनों के लिए। ठीक है, तो दो बदलाव कर दिए गए हैं। और तीसरा बदलाव क्या है, जो पहले हम रिपोर्ट जो 1 साल में आती थी उसके लिए क्या था, जुलाई जून चक्र यूज करते थे, यानी कि जो साइकिल थी वो जुलाई से जून तक हम डाटा एकत्रित करते थे। अब उस साइकिल में कुछ चेंज कर दिया गया, जो हमारा कैलेंडर वर्ष है उस पर आधारित हमने कर दिया, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक अब आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे 1 साल में। यानी कि जो हम पहले बोलते थे ना कि भाई 1 साल के आंकड़े आ रहे हैं, वो 1 साल के आंकड़े कब से कब तक के आते थे, जुलाई से जून के। लेकिन जो अब जो आंकड़े आएंगे जो चेंज किया है वो जनवरी से दिसंबर के आंकड़े आएंगे। ठीक है, और फिर सैंपल के आकार में वृद्धि कर दी है, ये भी एक बदलाव किया गया है। देखो सैंपल के आकार में क्या वृद्धि कर दी गई है, मान लो जब भी सरकार कोई सर्वे करती है ना, तो वह पूरे देश के जो हर व्यक्ति हैं उनसे जानकारी नहीं लेती, उसकी जगह क्या करती है, वो कुछ चुनिंदा परिवार होते हैं उनसे जानकारी लेकर पूरे देश के बारे में अनुमान लगा देती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो कुछ परिवार चुने हुए हैं ना, उनकी क्या होती है, मतलब उनकी जो स्थिति होती है उसके बारे में अगर हम पता लगा रहे हैं, तो ये नहीं है कि उससे हमें पूरे देश का पता चल गया। अब सरकार क्या करेगी, एक मिनट को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जब भी सरकार कोई सर्वे करती है, जैसे पीएलएफएस सर्वे करती है, तो वह हर पूरे देश के हर व्यक्ति से जानकारी नहीं लेती, बल्कि कुछ परिवारों को चुन लेती है, जिससे वह पूरे देश के बारे में अनुमान लगा लेती है। इन्हीं परिवारों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा। ठीक है, स्ट्रेटा बोलते हैं इन्हीं परिवारों को हम। और तो पहले जब हम सर्वे करते थे, तो सर्वे में कितने परिवार को हम कवर करते थे, लगभग हम 1 लाख परिवारों को कवर करते थे। अब सरकार ने क्या किया, सैंपल साइज में वृद्धि कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, 2.65 गुना वृद्धि कर दी, यानी कि अब हम लगभग 2.7 लाख 2.7 लाख परिवारों से हम अब डाटा है जो वो एकत्रित करेंगे। ये डाटा मतलब ये है क्यों बढ़ाया गया है, ताकि जो देश के बारे में जो आंकड़े मिलते हैं वो ज़्यादा सटीक और भरोसेमंद हो जाएं, और जो छोटे छोटे राज्य और जो गांव या शहर हैं उनसे भी डाटा एकत्रित किया जा सके। और जो पहले को जो कुछ आंकड़े होते थे वे पूरे देश के हिसाब से ही होते थे, अब जो जिले या राज्य के स्तर पर भी हमें जानकारी मिल जाएगी। कि ऐसा क्यों कहा गया है, देखो भाई, अब मैं आपकी क्लास में आऊँ, दो स्टूडेंट को मैं
पूछ के उनके नंबर पूछ के ये नहीं पता लगा सकता कि भाई सरकार जो क्लास का स्कोर क्या रहा है। अगर मुझे ज़्यादा अच्छा स्टिक डाटा चाहिए तो मेरे को कम से कम मान लो भाई क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 में से कम मैं 15 से तो पूछूँ, तो भाई 10 से तो पूछूँ ही, जिससे हमें जिससे मुझे क्या पता लग पाए, सही रिकॉर्ड यानी कि सही जो डाटा है वो पता चल पाए। अगर मैं 2 से ही पूछूँ, 2 से तो भाई सही कंडीशन नहीं पता चलेगी क्लास की, क्लास की कंडीशन क्या है। कम से कम 10-15 से पूछूंगा तो ही मुझे पता चलेगा। सेम देश के बारे में पहले हम 1 लाख से पूछते थे, अब उसमें कुछ वृद्धि कर दी 2.5 गुना की, तो अब हम फिलहाल 2.5 लाख परिवारों से पूछेंगे, तो जो डाटा है वो ज़्यादा सटीक रूप से इकट्ठा हो पाएगा। फिर है कवर किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि। हाँ, भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि को किस प्रकार देखेंगे। देखो भाई, जब सरकार सर्वे करने जाती है ना, तो सरकार क्या करती है, उसको तय करना होता है कि भाई कहाँ कहाँ से हम किन किन लोगों से जानकारी लेंगे। तो वो पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, पूरे देश को, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूरे देश को छोटे छोटे हिस्से में बांट देगी। पहले इस रिपोर्ट को हम जब कलेक्ट करते थे तो पहले क्या होता था, पहले राज्य या बड़े इलाके को हमें कई मान लेते हैं, यानी कि राज्य के रूप में विभाजन करते थे हम। तो सर्वे के लिए हम सीधा राज्य को देखते थे और उसी हिसाब से राज्य के गांव और शहरों में जाते थे, वहां से हम सैंपल एकत्रित करते थे। लेकिन अब हमने क्या बदलाव कर दिया, अब हमने राज्य की जगह क्या कर दिया, जिले को प्राथमिक इकाई बना दिया। यानी कि अब हम हर जिले के अलग अलग गांव, पहले तो राज्य के जिले में जाते थे, जो राज्य है उसके राज्य के अलग अलग जिलों में जाते थे। अब जो राज्य के अंदर जिले हैं उनको ही प्राथमिक इकाई बना दिया, यानी कि अब हम हर जिले के कुछ गाँव में जाएंगे। यानी कि अब हम ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा लोगों से डाटा एकत्रित करेंगे, यानी कि अलग अलग जो गांव है वो शहर है उनसे हम जानकारी लेंगे। यानी कि हर जो छोटा इलाका है उसकी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी, न कि सिर्फ राज्य की। तो इससे क्या होगा, जो हर जिले की जो जानकारी मिलेगी उससे जो डाटा है वो हमारा सटीक और व्यापक होगा। छोटे जिलों की जो समस्याएं हैं वो भी डाटा में दिखाई देंगी, जो कि पहले छुप जाती थी, क्योंकि हम पहले एक बड़े स्तर पर डाटा इकट्ठा करते, यानी कि जो इकाई है वो बड़ी चुन लेते थे राज्य के स्तर पर, जहाँ से ऐसा करने पर क्या हो जाता था, जो छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे जिले हैं उनकी अनदेखी हो जाती थी। अब हमने क्या किया, अब हमने जिले को इकाई के रूप में चुन लिया, छोटे जिलों में भी हम जाएंगे, उसके बारे में भी हम डाटा एकत्रित करेंगे, और जो यहाँ पर योजनाएं जो लागू करनी है हमें, वो अच्छी तरीके से योजनाएं लागू हो पाएंगी, क्योंकि हमारे पास स्टेक डाटा उपलब्ध है। फिर है सामाजिक संकेतकों के आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता। इसका क्या मतलब है। हाँ, पहले हम पीएलएफएस में क्या करते थे, केवल रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, बदलाव के रूप में शिक्षा और कब्जे वाली भूमि, पट्टे पर दी गई भूमि, या कुछ परिवार को किराया आता है, या कुछ पेंशन आती है, या कोई भी किसी भी प्रकार का ब्याज या रेमिटेंस आते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठी करेंगे। जिससे हमें क्या होगा, हमें क्या पता चलेगा, जो कि परिवार की स्थिति है वो हमें पता चल जाएगी, कितनी उसके पास ज़मीन है, कि जो स्वामित्व की या किराए पर दिया गई, किराए पर दे रहा परिवार, इन सब की हमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ था जो हमने कुछ बदलाव किए हैं। बदलावों को एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ क्या क्या बदलाव किए हैं हमने। सिंपल सी बात है, पहले हम डाटा एकत्रित करते थे 3 महीने पर और 1 महीने उस पे 1 साल पर। अब हम क्या कर रहे हैं, हर महीने डाटा एकत्रित करेंगे, ग्राम और शहर दोनों का। पहले जो हम 3 महीने में डाटा एकत्रित करते थे वो केवल शहरी क्षेत्र का था, यानी कि 3 महीने में जो रिपोर्ट आती थी वो केवल शहरी क्षेत्र के बारे में आती थी। अब है क्या है, ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्र के बारे में आएगी। कैलेंडर वर्ष हमने चेंज कर दिया, पहले हम जुलाई जून चक्र के लिए डाटा एकत्रित करते थे, अब हम जनवरी से दिसंबर के लिए एकत्रित करेंगे। सैंपल आकार में हमने वृद्धि कर दी है, पहले हमें कम परिवारों से के साथ बातचीत करते थे, कम परिवारों का डाटा एकत्रित करते थे, अब हमने उसमें वृद्धि कर दी है 2.5 गुना की, अब हम 2.5 गुना परिवारों से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, जो पहले हम डाटा एकत्रित करते थे उसमें जो इकाई क्षेत्र था वो हम राज्य को बनाते थे, यानी कि राज्य को पूरे देश को राज्य के इकाई के रूप में बांट लिया जाता था कि भाई हम इन इन राज्यों में जाएंगे और इसी जगह से डाटा एकत्रित करेंगे। तो लेकिन राज्य के क्षेत्र में बड़ी इकाई थी तो हम कुछ जगह पर जा पाते थे, कुछ जगह पर नहीं। लेकिन अब हमने क्या किया, जो यह इकाई थी उसको, जो प्राथमिक इकाई थी उसको, जिले को प्राथमिक इकाई के रूप में विकसित कर दिया है। यानी कि अब हम हर जिले में जाएंगे, हर जिले के हर गांव शहर में जाएंगे,
और वहाँ से डाटा एकत्रित करेंगे तो जो क्षेत्र है उसका अधिकांश भाग हम कवर कर पाएंगे, यानी कि ज़्यादा डाटा हम एकत्रित कर पाएंगे। उसी के साथ हम पहले केवल रोजगार बेरोजगारी से जुड़े डाटा इकट्ठा करते थे, अब हम क्या देख रहे हैं कि परिवार में शिक्षा का स्तर क्या है, उसके पास भूमि कितनी है, भूमि किराए पर दी गई है या ठेके पर ली गई है, या कि उस परिवार को कुछ पेंशन भी रिसीव होती है, ब्याज भी आता है, ये कुछ सब कुछ हमें देखेंगे। ठीक है, फिर एक दिया गया है पीएलएफएस में किए गए परिवर्तनों का क्या महत्व। भैया हमने परिवर्तन तो कर दिए, लेकिन परिवर्तनों का महत्व क्या है। सबसे पहला परिवर्तन जो हमने किया, सैंपल साइज में वृद्धि की है। सैंपल साइज में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसका महत्व हमें क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है। अब हम ज़्यादा लोगों से जानकारी लेंगे, ज़्यादा लोगों से जानकारी लेंगे तो जो डाटा है वो ज़्यादा सटीक होगा, विश्वसनीय होगा और व्यापक होगा, और इससे सरकार को है जो छोटे क्षेत्र हैं जैसे इलाकों के बारे में भी जो जानकारी हो बेहतर रूप से मिलेगी, जो पहले केवल राज्य स्तर पर मिल पाती थी अब वो जिला स्तर पर भी मिलेगी। फिर है उद्योग संबंधी नीति। देखो पहला आपको समझ आ गया, दूसरा क्या है, उद्योग संबंधी नीति निर्माण में सहायता। भाई अब पीएलएफएस क्या करेगी, रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े जो आंकड़े हैं वो मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगी, जो कि पहले केवल 3 साल पर करती थी और 1 साल पर करती थी, अब हर महीने कर रही है, हर 3 महीने पर कर रही है और हर साल कर रही है। तो 3 स्टेज होगी, हर महीने आएगा, 3 महीने पर आएगा और 1 साल पर आएगा, यानी कि डाटा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो ये आंकड़े क्या हैं, उद्योगों की यह समझने में मदद करेंगे कि कहाँ पर किस तरह के कुशल या अकुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, क्योंकि इस डाटा के हिसाब से हमें क्या पता चल जाएगा, रोजगार की स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति पता चल जाएगी, जिससे उद्योगों को भी समझने में मदद मिलेगी कि भाई हम जो श्रमिक है वो कहाँ पर कुशल हैं, कहाँ पर अकुशल है, कहाँ पर हम नई फैक्ट्री लगाएं, यानी कि सरकार को भी ये फायदा होगा कि हम कहाँ पर नई फैक्ट्री लगाएं, कहाँ पर रोजगार योजनाएं लाएं, कहाँ पर हमें प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं, कि भाई सरकार वहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी जहाँ पर मजदूर अकुशल हैं, यहाँ पर श्रमिक अकुशल हैं। ठीक है, फिर है भारत के श्रम बाजार संबंधी आंकड़ों का समय पर अपडेशन। भाई पहले पीएलएफएस साल भर में एक रिपोर्ट जारी करता था, जिससे जो सरकार को देरी से पता चलता था कि देश में कितने लोग बेरोजगार या कितने लोग रोजगार में हैं। अब क्या बदलाव हो गया, अब पीएलएफएस हर महीने नई रिपोर्ट दे रहा है, अब सरकार को भी हर महीने ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी कि भाई कौन काम कहाँ पर कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन रोजगार में है, कौन बेरोजगारी में है। तो ये भी एक महत्व है। फिर समय पर ग्रामीण श्रमिकों को सहायता मिलती रहेगी। किस प्रकार सहायता मिलती रहेगी भाई, पहले ग्रामीण श्रमिक के बारे में अलग से ताजगी भरे आंकड़े नहीं मिलते थे, अब हर त्रैमासिक और मासिक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों का डाटा भी आ रहा है। इससे सरकार क्या जान पाएगी कि किस जिले या किस गांव में किस तरह की सहायता पहुंचाने की जरूरत है, यानी कि जैसे सरकार मनरेगा पहुंचा सकती है, स्किल ट्रेनिंग भी सरकार विकसित करती है इन जो आंकड़े हैं इनकी हेल्प से। जिला स्तर पर भी कुछ सर्वेक्षण इकाई, जिला स्तर पर भी कुछ योजना निर्माण हम कर सकते हैं, क्योंकि हर जिले का हमारे पास अलग डाटा मिलेगा, क्योंकि जिले को प्राथमिक इकाई बना दिया गया है, तो हमें हर जिले का अलग अलग डाटा मिलेगा। अलग अलग डाटा मिलेगा तो क्या होगा, हम जिले की ज़रूरत के अनुसार हम योजनाएं बना सकते हैं। किस जिले में ज़्यादा बेरोजगारी, उस हिसाब से योजना, किस जिले में ज़्यादा रोजगार है तो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी हम शुरू कर सकते हैं। फिर है सर्वेक्षण में सुधार, सर्वेक्षण सुधार। भैया अब हम पीएलएफएस को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि भाई शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र समान रूप से काम करें, यानी कि जो नई तकनीक और स्टिक सैम्पलिंग है, यानी कि जो अच्छी रिपोर्टिंग सिस्टम है हम अपना सकते हैं, जिससे कि जो सर्वेक्षण में सुधार होगा। अब हम नए संकेतक भी यूज करें, जैसे जमीन, पेंशन और अलग अलग आय भी हम देख रहे हैं, जिससे यह सर्वेक्षण क्या करेगा, समग्र सामाजिक आर्थिक चित्र हमें प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके साथ ही भारत में कुछ रोजगार संबंधी रिपोर्ट्स हैं, जैसे रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार की क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर है हमें क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है, और जो रोजगार के स्तर में परिवर्तन है उन पर भी निगरानी यह रखता है। ठीक है, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्रित करता है। उसके अलावा आईएलओ रिपोर्ट्स हैं, जो कि जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जो कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े के बारे में बताता है, और भारत भी आईएलओ का
सदस्य है, ये आपको याद रखना है। फिर है जनगणना। जैसे जनगणना में कुछ कुछ लेबर से जुड़े आंकड़े होते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती रहती है कि भाई सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है अलग अलग परिवारों की। तो ये भी जैसे श्रम ब्यूरो है, श्रम ब्यूरो क्या करती है, ये उद्योगों को कहती है कि भाई कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है और कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर स्वैच्छिक रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं। भाई साफ सिंपल सी बात है, श्रम ब्यूरो क्या करती है, श्रम है विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत आंकड़े एकत्रित करता है। जैसे बागान श्रम अधिनियम हो गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो गया, किस प्रकार से डाटा इकट्ठा किया जाता है, वैधानिक रिटर्न के जरिए जो कानून के अनुसार अनिवार्य है, स्वैच्छिक रिटर्न के जरिए जिसे संस्थान अपनी मर्जी से भरते हैं। सिंपल बात, ये रिपोर्ट्स क्या बताते हैं कि भाई कौन से क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति कैसी है, वेतन कैसा मिल रहा है, मजदूरी कैसी है और काम के घंटे क्या हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी भारत में रोजगार से जुड़े संकेतकों को मापने की पद्धतियां, जो रोजगार से जुड़े आंकड़े हैं उनको मापने की पद्धतियां क्या, पद्धतियों से संबंधित समस्याएं क्या है, ये है समस्याएं क्या है। डेटा में असंगतता है, भाई आप सर्वे करने जा रहे हो, आदमी से पूछ रहे हो कि भाई आपके आज से पहले के 365 दिन है उनमें रोजगार की स्थिति क्या रही है, तो क्या पता उस आदमी को जो उसके पिछले 365 दिन हैं उनके बारे में पूरा एक्यूरेट पता हो, वह हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है इसके बारे में। तो ये एक इसकी कमी है। कमजोर मापदंड, कमजोर मापदंड इसका क्या मतलब है भाई, हाँ, जो CWS में यदि कोई व्यक्ति पिछले सप्ताह कम से कम 1 घंटे में कार्यरत रहा है तो हम उसको रोजगार प्राप्त मान लेते हैं, लेकिन क्या केवल 1 घंटे काम करने से उसको अच्छा पैसा यानी कि अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि भाई वो रोजगार में था। तो ये कुछ कमजोर मापदंड है कि भाई हम अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे भी काम कर रहा है तो उसको भी हम रोजगार में मान रहे हैं, जबकि यह बेरोजगारी ही है। तो इससे जो बेरोजगारी का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता, क्योंकि भाई वो व्यक्ति है तो बेरोजगार ही, 1 घंटे काम करने से कौन सा उसका पूरा खर्चा चल जाएगा, तो है तो वो बेरोजगार ही, लेकिन हमने उसको रोजगार मान लिया, तो इससे बेरोजगारी का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता। दूसरा, परिभाषा में विसंगति। भारत में जो रोजगार की परिभाषा है वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। कई सर्वेक्षण की जो प्रकृति है वो सीमित है। रोजगार के आंकड़े, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण केवल रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करता है, लेकिन बेरोजगारी से संबंधित कोई आंकड़े इसमें प्रस्तुत नहीं किए जाते। सैंपल का आकार भी वही छोटा है, लगभग भारत के कार्यबल का आकार लगभग 60 करोड़ है, लेकिन PLF केवल लगभग 2.5 लाख परिवार से ये आंकड़े इकट्ठे करता है। 2.70 लाख मैंने बताया था ना कि इतने लाख परिवारों से आंकड़े एकत्रित करता है, लेकिन जो भारत में कार्यबल का आकार लगभग कितना है, 60 करोड़ है। तो ये भी एक कमी है। समय लगना, डेटा की गुणवत्ता में कुछ कमी है, सही जवाब नहीं मिल पाता सर्वेयर को, डेटा संग्रहण करने में त्रुटि हो जाती है, प्रकाशन और डाटा संग्रहण और प्रकाशन के बीच अधिक समय लग जाता है। जब तक डाटा प्रकाशित किया जाता है तब तक अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव हो चुके होते हैं, जिसके बाद डाटा कुछ काम का नहीं रह जाता। आगे की राह क्या दे सकते हैं हम, आगे की राह आपको बताना कि आगे की राह हम क्या दे सकते हैं भाई। एक बार आपको मैगजीन को पढ़ना है, क्या क्या मैगजीन में दिया है, फिर उसके बाद बताना है कि भाई आगे की राह क्या हो सकती है, क्या समाधान हो सकते हैं। दोस्तों आज मेरे गले में भी कुछ दिक्कत है, तो आज वीडियो को यहीं तक रखेंगे। दो टॉपिक कल कवर कर लेंगे। सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की परिभाषाओं की। भाई हमारे यहाँ पर जो रोजगार की परिभाषा है, जो रोजगार की जो परिभाषा है वो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी परिभाषा बनानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत से आग्रह किया कि वह श्रम संघ के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करे। ठीक है, यानी कि हमें अच्छी परिभाषा अपनानी है। आंकड़ों की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करना है। डाटा सत्यापन और प्रोसेसिंग में तेजी लानी है। AI का हम उपयोग कर सकते हैं डाटा को तेजी से प्रोसेस करने के लिए। जो हमारे उद्यम हैं उनमें सर्वेक्षण है वो नियमित रूप से करवाते रहना, बार बार करवाते रहना, ताकि अच्छी स्थिति में पता चल सके। एक समान पद्धति के साथ ही हमें सरकारी डाटा वो एकत्रित करना है। ये नहीं है कि भाई
डाटा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो अलग अलग मेथड्स के द्वारा हमें इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि भाई साफ सिंपल सी बात है, जो हमारे मेथड्स हैं वो सेम रहने चाहिए, यानी कि मेथड्स है जो हमारे वो यूनिफॉर्म रहने चाहिए। फिर अगला है सर्वेक्षण में दोहराव को समाप्त करना है। डाटा की जो सुलभता है, डाटा विजुअलाइजेशन में हमें सुधार करना है, यानी कि जिससे डाटा को लोग मतलब डाटा है जो लोगों तक आसानी से पहुंच सके, ताकि जन जागरूकता भी बढ़े और जो जानकारी है वो सार्वजनिक रूप से पब्लिश की जा सके, जिससे लोगों में सहभागिता भी बढ़े। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि दे रखा था कि भाई लोग जागरूक हो सके, लोग भी ट्रेंड समझ के। इसके बाद अगला टॉपिक है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदर का, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के साथ आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें चैनल को, और फीडबैक आपको पक्का देनी है कि जो नेक्स्ट मंथ की वीडियो लाएं वो 9 घंटे की एक वीडियो पूरी मैगजीन की, या जो हम सेक्शन वाइज कर रहे हैं ये अच्छा है, ठीक है। तो आपको बताना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ओके।